हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में। कायिक प्रवर्धन, जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि इसमें पौधे के कायिक भागों के द्वारा प्रजनन करवाया जाता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्यों करवाया जाता है? इसमें वाणिज्यिक उत्पादन के लिए पादपों का प्रजनन करवाया जाता है। ऐसे पादप जिनसे हमें आर्थिक लाभ हो, जैसे कि फलों के पादप, फूलों के पादप, सजावटी पादप, इन पादपों का जो प्रजनन होता है वो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के द्वारा करवाया जाता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 3 मुख्य विधियां हैं, जिसमें प्रथम है कर्तन, जिसे हम कटिंग भी कहते हैं, दाब लगाना जिसे लेयरिंग कहा जाता है, और रोपण जिसे ग्राफ्टिंग कहा जाता है। कर्तन फिर आगे 2 प्रकार का होता है। एक में स्टेम कटिंग होती है, यानी कि तने को काट कर लगाया जाता है, और एक रूट कटिंग होती है जिसमें मूल की कटिंग को लगाया जाता है। दाब लगाना में माउंड लेयरिंग होता है, जिसे हम टीला दाब भी कहते हैं, और एयर लेयरिंग जिसे हम गुटी भी कहते हैं, वायु दाब भी हम उसे कहते हैं। रोपण में टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग और बड ग्राफ्टिंग जैसे इसके कई प्रकार हैं। सबसे पहले कर्तन भाग अगर हम देखें तो उसमें तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जमीन में ऊर्ध्व स्थिति में, जैसे तने के छोटे छोटे टुकड़े काटे और उनको जमीन के अंदर इस प्रकार ऊर्ध्व स्थिति में लगा दिया जाता है। धीरे धीरे समय के साथ इसमें से जड़ें और पत्तियों का निर्माण शुरू हो जाता है और वो एक नए पादप का निर्माण कर लेता है। स्टेम कटिंग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि स्टेम कटिंग को कुछ कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि हमने जो भाग लिया है तने का, उसकी लंबाई कितनी है, जिस पादप का हमने भाग लिया है उस पादप की आयु कितनी है, और जिस समय हम कटिंग की रोपाई कर रहे हैं उस समय वहाँ का वातावरण कैसा है। तो स्टेम कटिंग के द्वारा कुछ पादप तैयार किए जाते हैं, जिसके उदाहरण है सुगर केन, ग्रेप्स, रोज आदि। रूट कटिंग के द्वारा लेमन, गुआवा, एप्पल जैसे पादपों को तैयार किया जाता है। इसके अंदर मूल के टुकड़ों को ऊर्ध्व स्थिति में लगाया जाता है, ऊर्ध्व यानी वर्टिकल पोजीशन में लगाया जाता है। फिर उनसे अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाती है और एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। अगला इसमें भाग आता है लेयरिंग, जिसे हम दाब लगाना कहते हैं। इस विधि में तना या शाखा को मुख्य पादप से अलग किए बिना ही अपस्थानिक जड़ों का निर्माण किया जाता है। जैसे इसका पहला प्रकार है टीला दाब। इसके अंदर मोगरा, जैस्मिन जैसे पादपों को तैयार किया जाता है। जैसे हम चित्र में समझ सकते हैं कि कोई पादप है, इसकी किसी शाखा को चूज कर लिया जाता है या उसका चयन कर लिया जाता है। उस शाखा के अंदर हमें यह ध्यान होता है कि जिस भाग को हम दबाते हैं उसमें 1 से अधिक पर्व संधियां होनी चाहिए। तो जैसे इस शाखा को हमने इस प्रकार जमीन में दबाकर इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है। इससे थोड़े समय बाद क्या होगा कि जहाँ पर पर्व संधि होगी वहां से जड़ें निकल जाएगी और ऊपरी भाग में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार इस साइड में लगा देते हैं। तो जब ये पादप पूर्णतः विकसित हो जाता है तब इसकी मिट्टी के साथ ही अलग करके चयनित स्थान पर इसको उगा दिया जाता है। दूसरा आता है गुट्टी, जिसे हम एयर लेयरिंग भी कहते हैं या फिर वायु दाब भी कहते हैं। यह विधि मोटी शाखा वाले वृक्षों में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। इसके द्वारा बोगनविलिया, हिबिस्कस जैसे पादपों को तैयार किया जाता है। जैसे हम चित्र में समझ में आ रहा है कि हम किसी शाखा का चयन कर लेते हैं, उस शाखा की जो ऊपरी छाल होती है उसको एक वलय के रूप में हटा देते हैं। फिर उस स्थान को रुई, गिल्ली मिट्टी या मोस के द्वारा उसको ढक दिया जाता है और ऊपर इस प्रकार एक बर्तन लटका दिया जाता है, जिससे रिस कर पानी इसके ऊपर गिरता रहता है। कुछ समय पश्चात यहाँ से जड़ों का निर्माण शुरू हो जाता है और पत्तियां निकलनी प्रारंभ हो जाती है। फिर इस भाग को यहाँ से काटकर किसी और स्थान पर रोपित कर दिया जाता है। इस संरचना को गुट्टी कहा जाता है। तीसरा प्रकार आता है कृत्रिम कायिक जनन का, ग्राफ्टिंग, जिसे हम रोपण भी कहते हैं। इस विधि में 2 अलग अलग किस्म के पादपों को जोड़ा जाता है। इसमें जो अच्छी किस्म का पादप जिसका रोपण किया जाता है उसे हम कलम कहते हैं, और दूसरा जो भाग होता है वो निम्न किस्म का स्थानीय पादप होता है, जिसके ऊपर कलम लगाई जाती है और जो आधार भाग बनाता है उसे स्कंद कहते हैं। रोपण विधि के द्वारा गुलाब, आम और अमरूद जैसे पादपों को तैयार किया जाता है। रोपण विधि के भी कई प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला आता है जीवारोपण, या हम इसको टंग ग्राफ्टिंग भी कह सकते हैं। इस विधि में स्कंद और कलम दोनों का व्यास समान होता है। इनमें वी आकृति का चीरा लगाया जाता है, जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं। इस प्रकार कलम और स्कंद में चीरा लगाकर दोनों को सेट कर दिया जाता है और धागे से बांध दिया जाता है। कुछ समय पश्चात दोनों पादपों की एधा आपस में जुड़ जाती है और नए उत्तकों का निर्माण शुरू कर देती है। जैसा हम पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं कि एधा जो होता है वो द्वितीय विभज्योतक उत्तक होता है।
जो कि सेकेंडरी टिश्यूज यानी कि द्वितीयक उत्तकों का निर्माण प्रारंभ करता है। तो जब एदा इनकी मिल जाएगी तो ये द्वितीयक उत्तक बनाएंगे, जिससे कि पादप वृद्धि करना प्रारंभ कर देता है। दूसरा आता है क्राउन ग्राफ्टिंग। इसके अंदर जो स्कंद लिया जाता है वो कलम की तुलना में बहुत अधिक मोटाई वाला होता है और एक स्कंद के ऊपर हम 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा कलम लगाए जा सकते हैं। कलम की कटिंग इस प्रकार से की जाती है, इसको तीखा रखा जाता है ताकि इसके अंदर ये सेट हो सके। फिर वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग के अंदर स्कंद व कलम का व्यास समान होता है। स्कंद में वी आकार का चीरा लगाया जाता है, जबकि कलम में वेज आकार का चीरा लगाया जाता है। फिर इन दोनों को जोड़कर बांध दिया जाता है। कुछ समय पश्चात इनमें भी एदा आपस में जुड़ जाती है और नए उत्तकों का निर्माण प्रारंभ कर देती है। अगला आता है कलिका ग्राफ्टिंग या कलिका रोपण इसे कहते हैं। इसमें जो स्कंद होता है उसकी छाल में टी आकृति का चीरा लगाकर उसमें कलम की कलिका को रोपित कर दिया जाता है। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला भाग जो है वो कलिका ग्राफ्टिंग का है, इसको कलिका रोपण कहते हैं। इसमें इसके इसी भाग पर टी आकृति का चीरा लगाते हैं और उसी के ऊपर किसी कलिका को रोपित करके उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। ये हो गया अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की हमने सारी विधियां पढ़ ली हैं। अब आता है पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। पादपों में लैंगिक जनन हेतु जो जननांग पाया जाता है वो पुष्प होता है, यानी कि पादपों का लैंगिक जनन अंग जो है वो पुष्प होता है। पुष्प एक सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्ररोह है, यानी कि पुष्प क्या है, एक प्रकार से प्ररोह। ये तने का ही भाग होता है लेकिन वो रूपांतरित होता है। जिस शाखा पर पुष्प लग जाते हैं उस शाखा में आगे वृद्धि नहीं होती, इसलिए इसको बोला है सीमित वृद्धि करने वाला प्ररोह। हम एक पुष्प के अंदर कई सारे भाग देखते हैं, जिसमें इसका जो डंठल होता है इसको पुष्पवृंत या पेडिसिल कहा जाता है। इसका पुष्पवृंत के ऊपर वाला भाग थोड़ा फूला हुआ कटोरी नुमा या प्याले नुमा होता है, जिसको हम पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। इस थैलेमस से पुष्प के अन्य भाग लगे हुए रहते हैं। सबसे भारी भाग जो हरे रंग का हमें पुष्पों में दिखाई देता है उसे हम बाह्य दल या कैलिक्स कहते हैं। उसके अंदर की तरफ वाला भाग जो कि कलरफुल दिखाई देता है, अलग अलग रंगों के होते हैं, ये भाग दलपुंज या कोरोला कहलाता है। इसके अंदर की तरफ नर जननांग होता है जिसे हम पुंकेसर या स्टेमन कहते हैं, और बिल्कुल मध्य में स्त्री जननांग होता है जिसे हम स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं। पुष्प भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पूर्ण पुष्प और एक होता है अपूर्ण पुष्प। क्योंकि पुष्प में 4 भाग होते हैं, एक पुष्प में 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है इसका बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है इसका दलपुंज, तीसरा होता है इसका पुमंग और चौथा होता है इसका जायांग। तो जिस पुष्प में ये चारों भाग उपस्थित होते हैं इसे हम पूर्ण पुष्प कहते हैं, जैसे सरसों का पुष्प और मटर का पुष्प। और किसी पुष्प में अगर इन चारों में से कोई एक भी भाग अनुपस्थित होता है तो हम अपूर्ण पुष्प कहते हैं, जैसे लौकी का पुष्प और पपीता का पुष्प। बाह्य दलपुंज जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, ये बाहरी हरे रंग का भाग होता है और ये कई पुष्पों में कलरफुल यानी कि रंगीन भी होता है। इसका मुख्य कार्य होता है पुष्प की रक्षा करना और कीटों को परागण हेतु अपनी ओर आकर्षित करना। दूसरा जो चक्र होता है पुष्प के अंदर वो कोरोला कहलाता है। ये कलरफुल होता है, इसका कार्य, इसके अंदर खुशबू भी पाई जाती है, इसका कार्य भी परागण हेतु कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। ये दोनों जो भाग होते हैं ये सहायक चक्र कहलाते हैं, क्योंकि इनका जनन क्रियाओं से या लैंगिक क्रियाओं से कोई सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन ये जनन क्रियाओं में सहायता आवश्यक करते हैं। तीसरा भाग एंड्रोसियम जिसे हम पुमंग कहते हैं, ये तीसरा चक्र होता है। इसके प्रत्येक सदस्य को स्टेमन कहा जाता है, यानी कि पुंकेसर हम इसको कहते हैं। चौथा चक्र गाइनोसियम जिसे हम जायांग कहते हैं, ये आंतरिक चौथा चक्र होता है जिसके प्रत्येक सदस्य को कार्पल कहा जाता है, हिंदी में इसे अंडप कहते हैं। गाइनोसियम का दूसरा नाम पिस्टिल भी है जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं, परागकोश, पुतंतु और योजी उत्तक। अगर हम परागकोश को देखें, एंथर यानी कि पुमंग को देखें तो इसमें हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। तो ऊपरी जो फूले हुए भाग होते हैं ये तो कहलाते हैं परागकोश, और ये जो यहाँ पर जो दोनों परागकोश जुड़े हुए हैं जैसे कि पुतंतु जुड़ा हुआ है ये कहलाता है पुतंतु, और यहाँ वाला भाग कहलाता है योजी उत्तक। इस प्रकार एक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। इन्हीं परागकोशों में परागकणों का निर्माण होता है। प्रत्येक अंडक के भी 3 भाग होते हैं, एक होता है अंडाशय, एक होता है वर्तिका, एक होता है वर्तिकाग्र। अगर हम अंडाशय का चित्र बनाएं तो इसका जो निचला फूला हुआ भाग होता है यह कहलाता है अंडाशय, ऊपरी तंतुनुमा भाग कहलाता है वर्तिका,
और सबसे ऊपरी भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। पराग कणों का अवतरण इसी क्षेत्र में होता है, वर्तिकाग्र में। बाह्य दलपुंज और दलपुंज यानी कि कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो सहायक चक्र होते हैं और ये स्टेराइल होते हैं, ये जनन क्रियाओं में भाग नहीं लेते। और जो पुमंग और जो जायांग होते हैं वे आवश्यक चक्र होते हैं और यही जनन क्रिया में भाग लेते हैं। आज का आपका होमवर्क, इन क्वेश्चनों को आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में इनके आंसर लिख लीजिए।